अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर, खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी जारी, लेकिन वहाँ की हुकूमत को सियासी मामलात से फुर्सत नहीं है। पिछले कुछ दिनों के वाक़यात पे अगर आप नज़र दौड़ाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि मौलाना इदरीस जो जमीयत उलमा इस्लाम के लीडर और एक बहुत बड़े आलम पाकिस्तान के, उनको शहीद कर दिया गया। वहाँ पे बन्नू में एक हमला हुआ जिसपे 15 पुलिस ऑफिशियल शहीद कर दिए गए, और इसके अलावा लकी मरवत में एक हमला हुआ जिसमें 9 लोग और 9 आम लोग शहरी और 2 पुलिस वाले शहीद कर दिए गए। और इसके अलावा बाजौड़ में एक हमला हुआ जिसमें 4 सिक्योरिटी के लोग शहीद कर दिए गए। ये पिछले एक हफ्ते 10 दिन के दौरान की बात है, और इस दौरान हम देखते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला इस्लामाबाद मौजूद हैं और बड़े अच्छे ग्लासेस, उन्होंने सन ग्लासेस लगाए हुए थे जिसमें वो बहुत स्मार्ट लगते हैं। लेकिन एक सियासतदान की पहचान सिर्फ उसकी स्मार्टनेस नहीं होती बल्कि उसकी गवर्नेंस होती है। वो अपनी गवर्नेंस पे क्यों तवज्जो नहीं दे रहे, इसका जवाब तो वही दे सकते हैं। हम तो इसलिए अहम खबर आज इसको बनाया है कि मुसलसल लाशें गिर रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में और हम उठा रहे हैं। कब तक उठाएंगे ये लाशें, इसका जवाब भी देना है उन्होंने जिनके हाथ में ये इक़्तिदार है। और आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी टॉप स्टोरी होगी 28वीं तरमीम नया NFC अवार्ड और सूबों के इख्तियारात क्या महदूद होने जा रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब जो मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के बराए सियासी अमूर, उनसे पूछेंगे कि क्या क्या तब्दीलियाँ आ रही हैं 28वीं तरमीम के ज़रिए, कितने नए सूबे बन रहे हैं और डेट सर्विसिंग और डिफेंस में सूबे कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे। इसके बाद होगा हमारा आज का हॉट इशू और वो है कराची, पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी। वहाँ मसाइल क्या हैं और उन मसाइल की वजह से कराची की इकॉनमी और कराची के लोगों की ज़िंदगी पे क्या मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। इस पर हमें ज्वाइन करेंगे ज़ुबैर मोतीवाला जो सनतकार हैं कराची से। तो शुरू करते हैं हमारा आज का प्रोग्राम। 28वीं तरमीम नया NFC और सूबों के इख्तियारात महदूद, क्या ये बात दुरुस्त है? हमें ज्वाइन किया है सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने, मुशीर हैं वज़ीर-ए-आज़म के बराए सियासी अमूर। लेकिन इस पे बात करने से पहले एक अहम इशू जो अभी हमने अहम खबर में जिसके बारे में जिक्र किया कि अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी मुसलसल जारी है, और उस पर हम राना सनाउल्लाह से पूछेंगे कि क्या हुकूमत की पॉलिसी क्या है। राना साहब ये बताइएगा कि देखें JUI के लीडर मौलाना इदरीस को शहीद किया गया, बन्नू में एक पोस्ट पे हमला हुआ, 15 पुलिस वाले शहीद हुए, लकी मरवत में 9 लोग और 2 उसमें पुलिस ऑफिसर थे वो शहीद हुए, बाजौड़ में भी अटैक हुआ है, वहाँ पे भी एक सिक्योरिटी ऑफिसर मारा गया। तो इसमें ये जो मुसलसल हमले हो रहे हैं, हमने जंग भी की, फिर ईद पे छुट्टी कर दी, ईद उल फितर पे, अब फिर ये हो रहा है, चीन के अंदर मुज़ाकरात भी हुए। तो ये तालिबान जब नहीं समझ रहे तो हम इनको बार बार मौका क्यों देते हैं कि ये अपने आप को दोबारा तैयार करके फिर पाकिस्तान पे हमले करते हैं? नहीं, देखें, उनको बार बार मौका देने की तो कोई सूरत नहीं है। इस वक्त जो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने जो फ़ैसला लिया है उसमें कतन किसी किस्म की कोई झोल नहीं है और उसके ऊपर कोई दूसरी थॉट भी नहीं है। ये बिल्कुल तय है। जब वज़ीर-ए-आज़म ने आज से कोई, मेरा ख़्याल है ये उस वक्त भी इसी साइड पे, बन्नू साइड पे कोई वाक़या हुआ था जिसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था दहशतगर्दी के वाक़े में, तो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल साहब वहाँ पे मौजूद थे। तो उन्होंने अफ़गानिस्तान को 2 टोक अंदाज में पैगाम दिया था कि आप दहशत गर्दों और पाकिस्तान में एक का इंतखाब कर लें, जो कि बाद में मुज़ाकरात हुए और उसमें हमारे दोस्त ममालिक ने भी हिस्सा लिया। तो बात जो समझ आई वो यही है कि वो किसी सूरत भी दहशतगर्दी के वाक़यात की ना तो ज़िम्मेदारी लेने को तैयार हैं और ना ही उनकी सरज़मीन पे विद एविडेंस जो उनको साबित किया गया कि ये वो कैंप्स हैं, ये वो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं और यहाँ पे इंडिया की फंडिंग है और ट्रेनिंग है दहशतगर्दी की। और बाद जगहों पे ऐसी एविडेंस भी थी कि इज़राइल की जो है वो ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी में जो है वो वहाँ से भी जो है वो इनकी मदद हो रही है। तो जब उन्होंने ना मुसलमान ममालिक की बात का कोई उन्होंने लिहाज किया और ना ही उन्होंने विद एविडेंस इस
जो है वो मुतालबे को या इस डिमांड को जो है वो एक्सेप्ट किया, तो उसके बाद उनको दो टोक अंदाज में ये फ़ैसला सुना दिया गया कि पाकिस्तान के अंदर, यानी विद इन दी टेरिटोरियल लिमिट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ जहाँ भी इंटेलिजेंस बेस्ड हमें ज़रूरत होगी ऑपरेशन की, वो हम कर भी रहे हैं और ज़्यादा रिगरसली जो है वो किए जाएंगे। लेकिन जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पे ऊपर हमारी इंटेलिजेंस बेस इंफॉर्मेशन होगी कि यहाँ पे ये कैंप है, यहाँ पे ये ट्रेनिंग हो रही है, यहाँ से दहशतगर्द जो है वो तैयार करके पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हादसात वाक़यात के लिए भेजे जा रहे हैं, तो हम उनको जो है वो अटैक करेंगे, उनको टारगेट करेंगे। और ये पिछले दिनों में आपने देखा कि इसमें जो है वो पाकिस्तान ने जो है वो भरपूर कार्रवाई की है और एक दफ़ा तो उनका पूरा ये सिस्टम जो है इसको तहस नहस कर दिया है। बिल्कुल वहाँ पे जो इनके जो तहस नहस कर दिए, फिर भी वो लगे हुए हैं जी इसके बावजूद थे। हाँ, लेकिन ठीक है, इक्का दुक्का वो जो है वो इधर उधर से जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात, ये ख़ास तौर पे उन्होंने टारगेट किया था हमारा मार्क हक का, जो 1 साल बाद हम उसका जो है वो दिन मना रहे थे, तो उसको उन्होंने टारगेट किया था। तो उसके लिए वो जो है वो उन्होंने कहीं से भी किसी तरह से भी जो है वो मैनेज किया है, उसकी भी पूरी एविडेंस जो है वो आ चुकी है और बिल्कुल उनके ख़िलाफ़ जो है वो भरपूर कार्रवाई होगी और उनको बिल्कुल जहाँ जहाँ भी इस किस्म का कोई अंदेशा होगा उसको जो है वो ख़त्म किया जाएगा। राणा साहब, ये 28वीं तरमीम की बात हो रही है मुसलसल, अब हम देख रहे हैं, मैंने भी एक चीज़ सोशल मीडिया पे देख रहा था, एक नया नक्शा किसी ने चलाया हुआ था सोशल मीडिया पे, उसमें मुझे नज़र आया एक नया सूबा जिसका नाम है लायलपुर। आप समझते हैं कि लायलपुर नया सूबा बनने जा रहा है? तमाम डिवीज़न्स को, पाकिस्तान के जितने डिवीज़न हैं उनको सूबों में तकसीम कर दिया जाएगा 28वीं तरमीम के बाद। ये बात मीडिया पे तो सुन रहे हैं या ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे, लेकिन गवर्नमेंट लेवल पे या पॉलिटिकल पार्टीज़ लेवल पे तो जो है ये बात बिल्कुल कोई अपना इज़हार ख्याल कर दे तो 100 बार कर दे, लेकिन कोई ऐसी ना कोई डिस्कशन हो रही है, ना कोई इसके ऊपर गौर व फिक्र हो रही है। तो क्या हम इसको समझे कि आप तरदीद कर रहे हैं कि किसी तरमीम के तहत सूबों की मौजूदा जो बाउंड्रीज़ हैं उसमें कोई तब्दीली नहीं हो रही, कोई 38 नए सूबे नहीं बन रहे डिवीज़न की बुनियाद पे? देखें, जो बुनियादी जिन मसाइल से पाकिस्तान की इकानमी को या पाकिस्तान की ओवरऑल जो सूरत हाल है उसमें जिन चीज़ों की ज़रूरत महसूस की जा रही है, जो गवर्नमेंट महसूस करती है, अपोजिशन महसूस करती है, या जो एक यानी इंटेलिजेंसिया जो यानी गवर्नमेंट से मुतल्लक जो भी अदारे हैं वो जब महसूस करते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम्स दरपेश आने वाले हैं। मिसाल के तौर पे इंडिया जो है वो जनाब वाटर को जो है वो वेपनाइज कर रहा है, उसने वहाँ पे डैम बनाने शुरू किए हुए हैं जो कि बाई 2030 जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। उसके बाद इंडिया वुड बी इन ए पोजीशन टू होल्ड द इंटायर वाटर ऑफ द चनाब रिवर, पूरा पानी जो है वो उसका 60 डेज़ के लिए वो जो है वो रोक सकेगा। वो क्या करेगा, 60 दिन जब हमें ज़रूरत होगी रोक लिया करेगा, जब हमें ज़रूरत नहीं होगी फिर एकदम छोड़ा करेगा, इधर सैलाब आ जाया करेगा। तो इसके ऊपर अगर कोई वाटर रिकॉर्ड होना है, इसके ऊपर हमने कोई रेजरवायर बनाने हैं, इसका हमने कोई हल करना है, तो वो पहले लेवल के ऊपर डिस्कशन जो है वो अमंग पॉलिटिकल पार्टीज़ होगी ना, अमंग पॉलिटिकल लीडरशिप होगी। तो वो अब एक ये ख़तरा एक सामने है, तो इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, इसके ऊपर बात हो रही है। इसी तरह से जो वसाइल की तकसीम है इन बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंसेस, उसमें भी एक इनॉलमी यानी एक ऐसी सूरत हाल दरपेश है कि जब आप बैरूनी कर्ज़ों की अदायगी करते हैं और उसके बाद डिफेंस का चार्ज होता है, तो फेडरेशन के पास तो फिर रोज़मर्रा के मामला चलाने के लिए भी जो है वो वसाइल नहीं होते।
तो उसके लिए भी वसाइल को बेहतर करने की भी डिस्कशन जो है वो हो रही है। उसका क्या हल होगा, कैसे होगा, क्या तरीक़ाकार होगा, इसके ऊपर कोई अभी ना कंसेंसस है, ना कोई फाइनलिटी है। इसी तरह से जो आबादी है, अब ये सब्जेक्ट डिवॉल्व हो गया था, अब इसके मतलब महसूस किया जा रहा है, उसके ऊपर काफ़ी हद तक जो है वो इत्तफाक़ राय भी है कि ये वापस जो है वो फेडरल लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि प्रोविंसेस लेवल पे जो है वो इसके पॉपुलेशन वेलफेयर और एजुकेशन दोनों आप बात कर रहे हैं, हाल जो है वो बेहतर नहीं रहे। एजुकेशन और हेल्थ में भी जो पॉलिसी लेवल है वो भी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जब भी कोई चीज़ होगी, मिसाल के तौर पे अगर पॉपुलेशन की होती है तो देखें ना, एक तरफ तो आपका जो एनएफसी है वो तो अगर आप पॉपुलेशन बढ़ाएं तो आपका हिस्सा बढ़ेगा, जबकि अब ज़रूरत इस बात की है कि इसको लॉक कर दिया जाए और आइंदा जो है वो जो सूबा आबादी के कंट्रोल में ज़्यादा जो है वो कारकर्दगी दिखाए तो उसको उसके ऊपर बेनिफिट किया जाए, तो ये फिर आईनी अमेंडमेंट ही होगी ना। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अंडर डिस्कशन है। और लेकिन अभी तो इंसेंटिव है ना, शहबाज शरीफ साहब का इसमें तो उनको बड़ा वाज़ेह स्टांस है। मिलेगा। जी जी, मैं ये बात ख्याल नहीं करते। जी 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 मैं ये बात कंक्लूड इस तरह से मैं करने जा रहा था कि द गवर्नमेंट ऑफ मियां शहबाज शरीफ या PMLN गवर्नमेंट, हमारा इसके ऊपर ये बिल्कुल एक कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि ये डिस्कशन होनी चाहिए। किसी भी जमहूरी और ज़िंदा मुआशरे में इस किस्म की डिस्कशन जो हाल और मुस्तकबिल के मुताल्लिक हो, उनका होना बड़ा ज़रूरी होता है। लेकिन इसमें अमेंडमेंट की बात जो है वो उस वक्त होगी या की जाएगी जब कंसेंसस होगा। तो अभी तक कंसेंसस तो इन चीज़ों पे नहीं है, गुफ्तगू हो रही है। जैसे होगा तो इंशाअल्लाह ताला तरमीम होगी, और तरमीम जो भी होगी जब भी होगी वो 28वीं ही होगी। अच्छा, तो उसमें मतलब 28वीं तरमीम जो होगी तो आप कहना ये चाह रहे हैं कि लायलपुर सूबा या कराची सूबा या हज़ारा सूबा इसके बनने के चांसेस हैं या नहीं है? देखिए, ये भी एक बात जो है वो कुछ लोग कर रहे हैं, और आज से नहीं, ये पिछले 10-15 साल से हो रही है कि इंतज़ामी बुनियादों के ऊपर जो है वो सूबे बनाए जाने चाहिए, या मौजूदा सूबों की डिवीज़न होनी चाहिए। उसके लिए साउथ पंजाब के सूबे की भी बात होती है, बहावलपुर की भी बात होती है, हज़ारा की भी होती है, MQM कराची के ऊपर बड़ा ज़ोर दे रही है। इसी तरह से बलूचिस्तान में हज़ारा और पख्तून, इसके ऊपर भी बात हो रही है। तो ये देखें, ये जो है बात तो हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन इसके ऊपर कोई सच कोई पेशरफ्त वाली या कोई ऐसी कोई अर्जेंसी वाली बात नहीं है, क्योंकि एक ये भी आर्गूमेंट है कि सूबों का मुतबादल बलदियाती इलेक्शन के ज़रिए से हासिल किया जाए और द थर्ड ईयर ऑफ गवर्नमेंट जो है वो उसको लाया जाए और मजबूत किया जाए। तो आपके ख्याल में क्या ज़्यादा मुनासिब है, थर्ड ईयर गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट को बेहतर किया जाए या छोटे सूबे बना दिए जाएं? देखिए जी, सूबे छोटे बनाने से ये जब फिर बात डिवीज़न तक जाती है तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये बात जो है ना, ये तो बिल्कुल वायबल नहीं रह जाएंगे अगर आप ये डिवीज़न लेवल पे जो है वो ले जाएंगे। हाँ, इंतज़ामी बुनियादों पे बाज़ जगह ज़रूरत है और वो बन जाए, लेकिन देखें वो सिर्फ डिस्कशन से तो नहीं बनेंगे। उसके लिए पहले नेशनल कमीशन बनेगा। वो नेशनल कमीशन जो है वो बैठ के इस चीज़ के ऊपर जो है वो कोई अपनी प्रपोजल तैयार करेगा। फिर जनाब आपने जो है वो वसाइल की तकसीम किस तरह से करनी है, फिर उसके बाद पानी किस तरह से तकसीम होना है, बाकी जो सोर्सेज हैं वो किस तरह से ये बड़ा लंबा काम है। ये आज अगर आप नेशनल कमीशन बना दें तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई अगले जो है वो 3 साल या 5 साल से पहले जो है वो कोई किसी नतीजे पे पहुंच सकता है।
तो ये अभी हमने तो फिर ये जो यानी तजावीज़ पहला कदम उठाया नहीं फॉरवर्ड कर रहे है, हैं और ऐसे ही कहे जा रहे हैं कि जी सूबे बन रहे हैं, सूबे बन रहे हैं। तो उनको क्यों ये समझ नहीं है? और जब आपने कहा है कि लोकल बॉडीज़ या जो शहरी हुकूमतें हैं उनको बेहतर करना चाहिए, तो NFC अवार्ड के बाद PFC अवार्ड भी आना था, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का, वो क्यों नहीं आ रहे? क्या उस पर काम करना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़्यादा अर्जेंट नहीं है? देखें वो तो फौरी है ना। वो तो अगर बलदियाती अदारों को आपने कायम करना है तो वो तो फौरी है। बाद सूबों में मौजूद हैं, बाद में इलेक्शन ड्यू हैं, बाद में नहीं हुए, तो वो आप अगले 2 माह में 3 माह में इलेक्शन करवाएं, बलदियाती अदारे जो है वो वजूद में आ जाएंगे। उसके बाद आप जो है तो ये अवार्ड जिसको आप प्रोविंशियल फाइनेंशियल अवार्ड कह रहे हैं, ये दरअसल मुतालबा ये है कि जिस तरह से फेडरेशन से वसाइल की तकसीम जिन बुनियादों के ऊपर सूबों को होती है, सूबे इसी बुनियाद के ऊपर तकसीम आगे अपने डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट को करें। ये अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि शायद 3-4 साल बाद सूबों का मुतालबा ही ना रहे। नहीं, लेकिन अगर सूबे ये नहीं कर रहे तो इसके लिए भी आईनी तरमीम की जरूरत है कि सूबों को मजबूर किया जाए, लेकिन इसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। नहीं, इसमें भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही होनी है। अच्छा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये हो गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए ये हो सकता है। जो डिफेंस और डेट सर्विसिंग है उसका कुछ पोर्शन सूबों को मुंतकिल किए जाने का भी है तरमीम में, कोई तजवीज़ है? अच्छा, 28वीं आईनी तरमीम में नहीं। देखें, यानी डिस्कशन में तो ये तजवीज़ है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई, अगर इसके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हुई कि इसके ऊपर कोई फ़ैसला कौन मरला हो और ये कोई तरमीम का मसवदा तैयार हो रहा हो, अभी ये चीज़ें डिस्कशन में। इसमें और भी चीज़ें हैं, और भी कई चीज़ें हैं कि वहाँ से जो है वो फंड्स को जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो उनका मामला चेंज करके जो है वो फेडरेशन को रिलीफ दिया जा सकता है। तो ये तजावीज़ हैं अभी जो NFC के दिए जा रहा है सूबों को। अच्छा, किस किस्म का वो फंड जिसमें से वफाक को दिया जा सकता है? यानी मिसाल के तौर पे एक तजवीज़ है कि जो बेनज़ीर इनकम स्कीम है वो सूबों को दे दी जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो वफाक को तकरीबन तो मतलब उसमें ये होगा कि वफाक को पैसे अरब का इसी तो वफाक वो पैसा नहीं देगा, सूबे अपने वसाइल में से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। हाँ, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि वफाक वो पैसा नहीं देगा, सूबे खुद अपने पैसे में से, अपने हिस्से में से। हाँ, ये अच्छी तजवीज़ है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को चलाएं। ठीक है, वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। राना साहब, ये बताइएगा कि बजट आ रहा है और IMF ने पाकिस्तान पर 11 नई शराइत लगा दी हैं। 430 अरब रुपया मज़ीद टैक्स लगाने का मंसूबा हमारे वज़ीर ख़जाना साहब मान के वाशिंगटन में आ गए हैं। तो अब ज़ाहिर है गरीब मज़ीद कमर कस लें, तनख्वाहदार तबका बजट आने से पहले। और अब नवाज शरीफ साहब ने जो मीटिंग बुलाई है बजट पर, वफाकी वज़रा को बुलाया है डिस्कस करने के लिए, आपकी तरफ से, मैं राना सनाउल्लाह साहब से पूछना चाह रहा हूँ, आपकी तरफ से 3 तजावीज़ टॉप की कौन सी होंगी जो आप नवाज शरीफ साहब को देंगे कि अगले बजट में ये दें, वरना लोग जो हैं वो मर ही जाएंगे। अब तो जितनी महंगाई है वो आपके सामने है। देखिए पहले से तो जो टैक्सेस जो है वो आयद हो चुके हैं और जो उनकी रेशो है तो उसको उनमें ना इजाफ़ा किया जाए, बल्कि उनमें बाद जगह पे कमी की ज़रूरत है। कमी करने से टैक्सेस के रिकवरी में जो है वो फ़ायदा होगा। और दूसरा ये कि हमारे बाद सेक्टर ऐसे हैं जहाँ पे बेहतर अंदाज से अभी टैक्सेशन होना बाकी है, तो वहाँ पे जो है वो टैक्सेशन की जाए। कौन कौन से सेक्टर्स? और उसमें मिसाल के तौर पे जो है वो हमारे ये जो दुकानदार साहबान हैं, इनकी एसोसिएशंस बनी हुई हैं। जब जब भी गवर्नमेंट ने कोशिश की है इनको टैक्स करने की, तो फिर उसके बाद जो है ना वो
विड्रॉ ही करना पड़ा है। हालांकि ये बहुत बड़ा सेक्टर है और इससे जो है वो बहुत बड़ा टैक्स इकट्ठा हो सकता है, और फिर बाद लोग जो नहीं दे रहे टैक्स, उनके ऊपर कोई इतना बोझ भी जो है वो नहीं पड़ेगा। लेकिन लोग टैक्स नेट में आने को जो है वो तैयार नहीं है। बाज़ हलकों में ये राय मौजूद है कि जी फिक्स टैक्स कर दें, क्योंकि लोग टैक्स के अमले से भी बड़ा जो है वो खौफजदा है कि इनसे हमें बचाएं, तो हमें फिक्स टैक्स कर दें। तो इस पे ये ऐसा इनकलाबी काम आपकी हुकूमत कर सकती है? देखें, कंसेंसस सही है। बाकी अगर ज़ोर ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई तो वो ये पहले कई दफ़ा करने की कोशिश जो है वो नाकाम ही रही है। और इसी तरह से एग्रीकल्चर टैक्स को थोड़ा बेहतर करने की ज़रूरत है, उसमें भी बेहतरी लाई जा सकती है। और इसमें जो है जो टैक्स रिकवरी है इसको भी बेहतर किया जाए। आप यकीन करें कि जो हमारा ये टैक्स कलेक्शन एजेंसी जो हैं, जितनी भी हैं, ये जितना टैक्स ख़जाने में जमा करवाती है ना, उतना ही जो है वो अपनी जेबों में भी लेके जाती है। तो राणा साहब, इसकी वजह तो हुकूमत ही है ना। फिर हुकूमत क्यों स्मार्ट तरीके नहीं लेके आती? मतलब इस्लामाबाद में ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप सिर्फ कैश से ख़रीदारी कर सकते हैं, कार्ड चलता ही नहीं है। तो आपकी हुकूमत के अंदर कोई वो ताड़ी नहीं है, जान ही नहीं है, कमिटमेंट ही नहीं है, विलिंगनेस ही नहीं है, तो कैसे होगा ये? नहीं, ये चीज़ें जो है ये हो रही हैं। इन चीज़ों को जो है वो बड़ी तेज़ी से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। लेकिन आप देखें, ये आप एकदम तो ऐसा नहीं कर सकते, हर बंदे को कार्ड तो नहीं थमा सकते आप। लेकिन आने वाले के पास है उनसे तो लेना, हर एक को नहीं थमा सकते सर। दुकानदार इनकार करते हैं कि हम नहीं लेते कार्ड, कैश नहीं। वो बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन दुकानदार भी इनकार उस वक्त ही करेंगे कि जब उनका अगर 100 ग्राहक है तो 100 में से जो है वो कम से कम 65 के पास जो है वो कार्ड होगा, तो फिर वो कह सकते हैं कि जी आप कार्ड बना के लाएं। लेकिन यहाँ पे तो 100 में से 95 के पास नहीं है, तो ये रिस्क फिर दुकानदार कैसे ले सकते हैं? तो ये कोशिश हो रही है, लेकिन ये बतदरीज इसमें काफ़ी बेहतरी भी आई है। चलें, तो फिर किस तरीके से वो टैक्स के हुकाम जिनकी आप बात कर रहे हैं वो कैसे पूरा टैक्स खजाने में जाए? अगर आप स्मार्ट तरीके नहीं अपनाएंगे, तो स्मार्ट रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, तो इसकी कोई विल है हुकूमत में? देखिए, स्मार्ट तरीके जो है वो विल की बात नहीं, अपनाए जा रहे हैं ऑलरेडी जो है ये जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू किया जा चुका है। प्राइम मिनिस्टर साहब खुद इसको मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन इसके मुकम्मल इहाता, इस सिस्टम के मुकम्मल इहाता करते करते भी तो अभी कम से कम जो है वो कोई 4-5 साल लगेंगे। तो इस दौरान फिर अब ये तो नहीं है ना कि फिर इस बारे में सोचा ही ना जाए, तो इस बारे में भी जो है वो दिए जाने चाहिए कि ये जो इस किस्म की करप्शन है वो भी ख़त्म हो। ठीक है, महंगाई की जो बात है, बिजली के बिल, गैस के बिल, पेट्रोल की कीमतें बहुत ज़्यादा है, महंगाई भी बहुत ज़्यादा है, इस पे आप नवाज शरीफ साहब को क्या तजवीज़ देंगे? नहीं, देखें, इसमें तो ये जो जंग है ये इसकी वजह है, और जंग को रोकने के लिए जितनी कोशिश पाकिस्तान और पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत कर रही है, तो पूरी दुनिया में कोई नहीं कर रहा। तो इसकी वजह तो ये जंग है, और ये जंग अगर खुदा ना खास्ता सही बात है आपकी, लेकिन 170 रुपये लेवी के जो लगाए हुए हैं, तो पूरे खित्ते के लिए अज़ाब है। 170 रुपये लेवी जो है वो तो टैक्स शॉर्टफॉल पूरा करने के लिए की है ना, कि FBR नालायक है, काम अपना कर नहीं सकता, तो लेवी बढ़ा दी। ये तो ना करते ना, कम से कम पेट्रोल की कीमतें ठीक है बढ़ गई पूरी दुनिया में, बिजली की कीमतें नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं अफसार साहब, ऐसा नहीं है। देखिए, जब बजट बनता है तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो बजटेड हो जाती है कि जी ये टोटल जो है वो हमें हमारी ज़रूरत है, इतने फंड्स हमने या सोर्सेज वसाइल हमने इकट्ठे करने हैं, और यहाँ से वो आएंगे। ठीक है, वो लेवी से ये आएगा, कस्टम से ये आएगा, इनकम टैक्स से ये आएगा।
अब उसमें जो पिछले साल जो लेवी की मद में जो तय हुआ था, अब उसको तो कायम रखना इसलिए ज़रूरी है कि पूरा निज़ाम भी तो आपने चलाना है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि आप अब अगर कोई ये सूरत हाल दरपेश हो गई है तो फिर आप उस निज़ाम को ही जो है वो धर्म भरम कर देंगे। तो लेवी उतनी ही है जितनी के बजट में तय की गई थी। ये गलत बात है कि अब उसमें जो है वो इजाफा किया गया है। ठीक है राणा साहब, आपकी बात से मैं मुत्फिक हूँ, अवाम मुत्फिक नहीं है, क्योंकि 5वां साल हो गया है और IMF के प्रोग्राम के तहत जितनी सख्त शराइत चल रही हैं वो नरम होने में नहीं आ रही। तो जाहिर है कहीं ना कहीं तो मसला है। तो इस पर आप देखते हैं आपकी हुकूमत ये अगर जंग का मसला दरपेश ना होता, ये जंग का मसला दरपेश ना होता तो गवर्नमेंट तो ये प्लान कर रही थी और वज़ीर आज़म साहब का ये बड़ा यानी मुसम्मम इरादा था कि हम इससे जान छुड़ाएं। लेकिन अब इन हालात में शायद हमें जो है वो अभी 1 साल और इंतज़ार करना होगा। और आज की 1 साल तक कम अज़ कम, ये फरमा रहे हैं राना सनाउल्लाह साहब। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारा आज का हॉट इशू कराची, पाकिस्तानी मईशत की रीढ़ की हड्डी। लेकिन वहाँ के लोग क्या सोच रहे हैं कराची के बारे में और पाकिस्तान की मईशत के बारे में। हमें ज्वाइन किया है ज़ुबैर मोतीवाला साहब ने, जो सनतकार हैं, उनसे बात करेंगे। ज़ुबैर साहब, एक 28वीं तरमीम की बात हो रही है, आपने सुना होगा। उसमें नए सूबों की बात हो रही है, कराची को सूबा बनाने की बात हो रही है। और कराची जब हम देखते हैं उसके बारे में मसाइल जो हैं, वहाँ बहुत सारा सोशल मीडिया पे बहुत बात होती है, मीडिया पे बहुत बात होती है, लेकिन कोई भी कराची को ओन नहीं करता। आपके ख्याल में सिर्फ सूबा बनाने से कराची की किस्मत बदल जाएगी या कराची की किस्मत बदलने के लिए कुछ और चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल सवाल है और हम कराची चेंबर हैं, हम इकोनॉमी को देखते हैं। वी वांट टू रिमेन ए पॉलिटिकल, हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते। लेकिन पॉलिटिकल इकोनॉमी है ना। कमेंट तो जरूर करूंगा इस पे, क्योंकि हम कराची के रहने वाले तो हैं, पॉलिटिक्स में नहीं जाते। जितना भी जो कुछ चल रहा है सूबे बनाने का, ये सब पॉलिटिकल है। पॉलिटिकल इकोनॉमी का हिस्सा तो है ना ये। मैं वही कह रहा हूँ, ये पॉलिटिकल जो है, सुन ले बात तुम, पॉलिटिक्स है। हम पॉलिटिक्स में जाना नहीं चाहते, लेकिन चूंकि कराची से हमारा ताल्लुक है और कराची को हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस पर कमेंट जरूर कर सकते हैं कि ये जो हो रहा है इसको क्या 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 होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। ये अपार्ट फ्रॉम, लेकिन हम एक बात ये समझते हैं कि हमको वो निज़ाम चाहिए, वो सिस्टम चाहिए जो कराची के हालात को ठीक कर सके। हमें इसको कुछ नहीं पता कि सूबे बनेंगे या और क्या कुछ और बनेगा या कुछ और बनेगा। हमको तो कोई ऐसी अथॉरिटी चाहिए जो कराची के जो आवाम है, कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी है, जिस कस्बा पुरसी की हालत में रह रही है, वो कैसे इंप्रूव हो सकता है। हम तो ये देखना चाहते हैं, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं। हम ये चाहते हैं कि कराची की सड़कें बन जाए, हम ये चाहते हैं सीवरेज सिस्टम ठीक हो जाए, हम ये चाहते हैं कि गैस सब जगह मिलनी चाहिए, हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग ना हो, हम ये चाहते हैं कि जो डीलिंग है कराची वालों के साथ वो ठीक हो। कराची जो एक्सपोर्ट करता है 54%, उसके साथ आप क्या सलूक कर रहे हैं वो आप देखें। 68% हम रेवेन्यू का पार्ट हैं। तो हमको वो निज़ाम चाहिए, वो सिस्टम चाहिए जो इन तमाम जो है ना सवालों का जवाब दे सके, इनको हल कर सके। हम उस सिस्टम के साथ खुश हैं। हम ये समझते हैं कि हमारा ये काम नहीं है कि हम ये कहें कि सूबा बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन हम ये जरूर समझते हैं कि जो इस वक्त कराची के हालात हैं उनको इम्प्रूव होना चाहिए, किसी सूरत में भी इम्प्रूव होना चाहिए। अच्छा, जो आपने कहा कराची के हालात को इम्प्रूव होना चाहिए, मईशत में आपने हिस्सा गिनवाया, उसका 54% एक्सपोर्ट्स हैं, 68% रेवेन्यू है। आपके ख्याल में जो मसाइल हैं जितने भी आपने गिनवाए हैं, इनके खराबी की वजह से उस मईशत को भी, पूरे मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है? और क्या अगर ये मसाइल हल हो जाएं तो कराची पूरी मईशत में मजीद कॉन्ट्रीब्यूट कर सकता है कि नहीं? देखिए, अभी मैंने सारे मसाइल आपको बताया ना, तो कराची जो है वो तो बिल्कुल परफेक्ट शहर तो नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे मामलात हैं। इन मामलात के साथ बावजूद भी हम जो है ना 54% एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, अगर इन मामलात को ठीक कर दिया जाए, एक है ना हमारे पास, सिर्फ नहीं, सी पोर्ट की वजह नहीं है, पूरा पाकिस्तान, बाकी का पाकिस्तान है, सब जगह मैन्युफैक्चरिंग है। सी पोर्ट तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की एक जगह है। लाहौर का माल भी यहीं आता है और यहीं से दुनिया में जाता है, कोई ताल्लुक इससे नहीं है। यहाँ तो भाई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात है। अगर हम मैन्युफैक्चर करते हैं तो जो है ना उसके अंदर जो है ना वो आप अगर नहीं कर सकते, आप कराची के अंदर अगर मैन्युफैक्चरिंग करके अगर इसको ठीक कर दें सारी चीजों को, मिसाल के तौर पर ये चीजें जो है ना ठीक हो जाए, तो क्या होगा?
सिनेरियो को अगर आप देखें तो सिनेरियो में कराची का एक्सपोर्ट कम से कम भी 50% बढ़ जाएगा। अभी जो 50% एक्सपोर्ट है वो पूरे पाकिस्तान का 25% है। तो आज हम लोग हमको कितने रुपए से हम मार खा रहे हैं। ट्रेड अकाउंट को देखें आप, करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड अकाउंट डेफिसिट, वो तकरीबन जो है 6-7 बिलियन के करीब है। अगर हम ये 6-7 बिलियन कराची को ठीक करके बढ़ा सकते हैं तो उससे अच्छी और क्या बात कर सकते हो। ये आपने कोई एस्टिमेट्स लगाए हैं या आप वैसे अंदाजा लगा रहे हैं, या कोई सॉलिड इसके पीछे एविडेंस है जो आप फिगर बता रहे हैं? सारी जिंदगी निकल गई ये काम करते हुए ना, तो हमको पता है कि कहाँ क्या है, किसका एक्सपोर्ट कितना कम है, कितना वो बढ़ा सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है, एफिशिएंसी बेंचमार्क को मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, दुनिया की मार्केट में इनकी लोगों की क्या डिमांड है, उन तमाम को आपका ज़्यादा तजर्बा है, लेकिन सब लोगों का ऐसा तजर्बा नहीं जो मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। उनके लिए बताइएगा कि सड़कों के टूटने से, बिजली की कमी से, या और जो वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, उससे कैसे फ़र्क पड़ता है प्रोडक्टिविटी पे? ये तो मेरे ख्याल है कोई भी बता देगा आपको। जब लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, जब इन्वेस्टमेंट नहीं होगी तो एक्सपोर्ट कहाँ से बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। अगर सीवरेज सिस्टम और अगर रोड निजाम नहीं होगा तो आप मुझे बताएं, लॉजिस्टिक्स ही नहीं है तो हमारा फॉरेन बायर को हम लेके जब जाते हैं तो वहीं आने को तैयार नहीं होते। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखो तो ये तो कोई बात ही नहीं है ना जो आप बात कर रहे हैं। इन चीजों को ठीक करने से ही सारा फर्क पड़ता है, इसके अलावा कोई चीज नहीं। ठीक है, तो आपने फरमाया पहले कि अथॉरिटी होनी चाहिए, हमें गरज नहीं कितने सूबे बनते हैं कितने नहीं बनते हैं, हमारा शहर ठीक होना चाहिए। तो ये बताइएगा अथॉरिटी से मुराद क्या? देखिए, मेयर आपके पास है, मुंतखब मेयर है, और चीफ मिनिस्टर आपके पास है, गवर्नर आपके शहर में है, रेंजर्स आपके पास है, पुलिस आपके पास है, तमाम इदारे आपके पास हैं, और कितनी अथॉरिटी चाहिए कराची को? तो अगर मेयर खुद मुंतखब किया है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, ये सारी चीजें हैं, फिर क्यों कराची इस तरह है? आप तो कराची को जानते हो ना, आप जवाब दे दो कि ये क्यों है। ये जितने आपने इदारे गिनवाए तो सारे मौजूद हैं, उसके बावजूद भी सारी चीज हो रही है। हाँ। तो जो इस वक्त बातें चल रही हैं कि कराची को यूं करेंगे, इस हिसाब से मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ जाएगा पूरे पाकिस्तान की मईशत पे, कराची की टोटल हियरिंग उसके ऊपर भी सारा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। नहीं तो क्या करना चाहिए, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। अथॉरिटी से ही काम नहीं कर रही जो मैंने गिनवाई है, या और कोई वजह है? मेरी बात सुने, हम पूरा दिन मीडिया से टैकल करते हैं, आप मेरे मुंह में उंगली डलवा के बोलवाएंगे, मैं नहीं बोलूंगा भाई। तो आप जो है ना, हम वही बात कर रहे हैं कि कोई भी निजाम हो, कराची को ठीक करने वाला निजाम हमको सबसे ज्यादा पसंद है। नहीं, कुछ सजेस्ट तो करें ना, आपको पसंद तो है निजाम, कुछ सजेस्ट तो करें। मैं आपको कोई उंगली में डाल के बुलाने की कोशिश कर, मैं खुद बोल सकता हूं, लेकिन आप वहां रहते हैं, आपके स्टेक्स हैं, आप शहरी हैं, आपका वहां राइट ज्यादा है मुझसे। मेरी बात सुन लें, मैं कराची को रिप्रेजेंट करता हूं, इसलिए मेरी जिम्मेदारी भी, ठीक है, जो मेरी जिम्मेदारी है तो उसके तहत ये भी जिम्मेदारी है किसी पॉलिटिकल बात में ना जाऊं। अभी ये पॉलिटिसाइज हुआ मामला है, इसमें नो कमेंट्स में कोई कमेंट नहीं करूंगा। ठीक है भाई? चलें, ठीक है, आपकी मर्जी मोती वाला साहब, लेकिन फिर आप शिकवा ना करें कि कराची की तरफ कोई देखता नहीं। जब आप लोग खुद उठ के अपने हकूक के लिए बात नहीं कहना चाहते और देखते हैं कि आप इस्लामाबाद में बैठा है एक एंकर है, वो आपके हकूक के लिए या जान कुर्बान कर दे, तो मुश्किल है। अगर आप वहाँ के शहरी हैं, आपकी कमिटमेंट है उस धरती के साथ, तो बात करें। ये क्या बात है, ये पोलिटिकल है तो पोलिटिकल बातें, सारी बातें पोलिटिकल होती हैं, लेकिन आपकी मर्जी है। ज़ुबैर मोती वाला साहब, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और आप अपना बिजनेस एंजॉय करें। आज का प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, इंशाल्लाह कल मिलेंगे फिर नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।